इस चैप्टर में हम लोग अभी तक शायद उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता संरक्षण किसे कहते हैं, उपभोक्ताओं की समस्याएं क्या होती है, तीसरा क्वेश्चन, उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व क्या होते हैं, चौथा क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का महत्व, ये पांचवा क्वेश्चन, और शायद एक आध क्वेश्चन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो में अब मैं आपको 3 क्वेश्चन समझा रहा हूँ और शायद अगले 1 या 2 वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण के साधन और तरीके, मतलब उपभोक्ता का संरक्षण होता कैसे है। जैसे कि उपभोक्ता को कोई विक्रेता ठग रहा है, मतलब काला बाजारी कर रहा है, कम मापतोल कर रहा है, तो उसको संरक्षित कैसे किया जाए, मतलब उपभोक्ता संरक्षण किस तरीके से होता है, इसमें समझाया गया है। आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी न किसी उत्पाद का उपभोक्ता अवश्य है। इसका मतलब क्या है पता है आप लोगों को। अब आप बोलेंगे कि सर मैं उपभोक्ता नहीं हूँ, हाउ इज़ पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। जैसे मैंने क्लास में किसी को खड़ा किया, सपोज एक रजीम नाम का लड़का है, उसको मैंने खड़ा कर दिया कि भाई रजीम बता तू उपभोक्ता है या नहीं। बोलेगा सर मैं उपभोक्ता नहीं हूँ। कैसे बोल सकता उपभोक्ता नहीं है, क्या आज तक उसने कोई चीज़ खरीदी नहीं है। भाई हर व्यक्ति उपभोक्ता होता है, मैं भी उपभोक्ता हूँ, आप भी उपभोक्ता है। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण के विभिन्न साधनों और रीतियों के तरीकों के द्वारा इस बात के प्रयास बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं कि उपभोक्ता उचित मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति हो और उसके द्वारा किए गए भुगतान के बदले उसे पूर्ण संतुष्टि मिले। मतलब उपभोक्ता ने जितनी कीमत चुकाई है उसके बराबर की वस्तु उसे मिले और उसको पाकर वो संतुष्ट हो, इस बात का प्रयास हमेशा रहता ही है और उसके हितों की रक्षा हो सके। उपभोक्ता संरक्षण के तरीके इस प्रकार है। पहला तरीका है उपभोक्ता जागरण अभियान। इस अभियान के माध्यम से समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो और टेलीविज़न के विभिन्न चैनलों पर बड़े पैमाने पर विज्ञापन कर उपभोक्ताओं को शोषण के विरुद्ध जागृत किया जाता है। पहली बात तो आप लोग क्वेश्चन का सही मीनिंग समझ में नहीं आया होगा। इस क्वेश्चन का सही मीनिंग है उपभोक्ता संरक्षण के तरीके कि उपभोक्ताओं का संरक्षण कैसे किया जाए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा कैसी प्रदान की जाए। ठीक है। सबसे पहला तरीका उपभोक्ता जागरण अभियान। उपभोक्ताओं को जागृत करो, मतलब उपभोक्ता सोया हुआ है उसको जगाओ, उठ रे भाई उठ जा, तू उपभोक्ता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इस अभियान के माध्यम से समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं मतलब मैगजीन, रेडियो टेलीविज़न पर किसी चैनल पर बड़े पैमाने पर विज्ञापन करके उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध जागृत किया जाता है। मैंने तो देखा है टेलीविज़न में, स्पेशली दिल्ली दूरदर्शन पर अधिकतर कार्यक्रम प्रायोजित किए जाते थे। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो एक कार्यक्रम आता था जिसमें उपभोक्ताओं को शोषण के विरुद्ध जगाया जाता था कि भाई जागो, आपका शोषण हो रहा है, आवाज़ उठानी पड़ेगी। ठीक है। कई चैनल के माध्यम से ऐसी चीज़ें आती है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं और फिल्म में अचानक कोई विज्ञापन आ गया तो तुरंत चैनल बदल देते हैं। फुर्सत किसके पास है। जाने दीजिए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि जागो उपभोक्ता जागो, जागो ग्राहक जागो, ये एक प्रकार का अभियान सरकार ने चलाया था। उपभोक्ता संगठनों की स्थापना शासकीय स्तर पर सरकार के द्वारा विद्यालय कॉलेज में उपभोक्ता क्लब की स्थापना की जाती है। यह विद्यार्थियों को मध्यस्थों के शोषण के मुक्त रखने के प्रयास किए जाते हैं। मतलब फैक्ट्री के मालिक से निकला हुआ माल हम तक पहुंचने के लिए बीच में मध्यस्थ आते हैं और मध्यस्थ काला बाजारी करके उस माल के भाव कीमत बढ़ा देते हैं और इसके प्रति विद्यालय महाविद्यालय में क्लब आयोजित करके विद्यार्थियों को शोषण के विरुद्ध जागृत किया जाता है। ये एक प्रकार का कार्यक्रम है। शासन द्वारा पुरस्कार, उपभोक्ताओं को संगठित किया जाता है। उन्हें जागृत करने के लिए श्रेष्ठतम प्रयास करने वाले व्यक्तियों को, मतलब जो व्यक्ति उपभोक्ताओं को जागृत करता है, उपभोक्ताओं में शोषण के विरुद्ध अधिकारों को जागृत करता है, उनमें एक अच्छी भावना पैदा करता है, उसे उपभोक्ता संरक्षण के तहत भारत सरकार ने प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा पुरस्कार और राष्ट्रीय महिला पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। ये भी एक प्रकार का प्रयास है। उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ताओं को हितों की रक्षा के लिए सजग करने के लिए, प्रेरित करने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कम से कम उस एक दिन के माध्यम से लोगों में जागृत भावना आती है कि भाई हम उपभोक्ता और हमें अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। इको मार्क योजना,
अब ये क्या है, इस योजना के अंतर्गत यदि उत्पादक द्वारा अपने उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया में पर्यावरण के अनुकूल पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है तो इस तथ्य को प्रकट करने के लिए वह उत्पादन पर मिट्टी के घड़े का प्रतीक चिन्ह लगा देता है। इस प्रतीक चिन्ह को इको मार्क्स कहा जाता है। मतलब कई प्रकार के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और सरकार उसको बैन कर देती है, लेकिन फैक्ट्री के मालिकों द्वारा पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए कि भाई इसका प्रयोग से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, उसके ऊपर मटके के घड़े का एक चिन्ह लगा दिया जाता है। वो चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इसे कहते हैं इको मार्क स्कीम। ठीक है, 5 उपभोक्ता संरक्षण के साधन और तरीके, 5 तरीके काफ़ी है। इसके अलावा एक आध और देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, लोक अदालत। अभी लोक अदालत क्या होती है? वर्तमान में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकरणों के संबंध में लोक अदालत सुनवाई केंद्र संचालित किए जाते हैं। उपभोक्ता अपनी समस्याओं के उचित और वैधानिक निवारण के लिए जन अदालत में आवेदन कर समस्या का समाधान प्राप्त करता है। मतलब जगह जगह पर लोक अदालत की जाती है जहां उपभोक्ता अपनी सुनवाई करा सकता है। ठीक है, यह लिखा है कि लोक अदालत में प्रकरण की सुनवाई तुरंत हो जाती है और जनता के धन और समय की बचत होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बन के आता है, उपभोक्ता से आशय और उसके लक्षण। सामान्य भाषा में उपभोक्ता से आशय उस व्यक्ति से है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है। मतलब जिसने कोई वस्तु खरीदी है या कोई सेवा का उपभोग किया है वो उपभोक्ता है। किंतु उपभोक्ता से अभिप्राय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इस प्रकार है। अब देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत क्या कहा गया है। उपभोक्ता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो प्रतिफल के बदले में किसी वस्तु या सेवा को क्रय करता है या अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए कोई वस्तु या सेवाएं खरीदे उसे उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, और वो उसे खरीद कर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, उसे ही उपभोक्ता कहते हैं, ऐसा कहा गया है। अब आप आगे देखिए, अधिनियम द्वारा दी गई परिभाषा से उपभोक्ताओं के लक्षण इस प्रकार है, यानी हम अब उसके उपभोक्ताओं के लक्षण कहते हैं। क्या है देखिए, ये है, वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है जो कि मूल्य चुकाकर किसी वस्तु के प्रतिफल के बदले या वस्तु सेवा प्राप्त करता है। मतलब किसी वस्तु के बदले या सेवा के बदले पैसे चुकाता है, वो उपभोक्ता है। आपने कोई चीज़, आपको किसी व्यक्ति ने कोई गिफ्ट दे दिया कि ये ले भाई मेरी तरफ से ये मिठाई का डिब्बा, तो वो उपभोक्ता नहीं है। लेकिन अगर आपने मिठाई का डिब्बा 500 रुपये देकर खरीदा है तो आप उपभोक्ता हो। ठीक है, वस्तु या सेवा क्रय कर उपभोग के लिए करता है। मतलब वस्तु सेवा का प्रयोग अगर आप स्वयं के लिए करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो आप उपभोक्ता हो। यदि किसी वस्तु या सेवा का क्रय व्यक्ति द्वारा व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है तो उसे उपभोक्ता नहीं कहेंगे। मतलब अगर आप लोगों ने कोई चीज़ स्वयं के लिए खरीदी है तो आप उपभोक्ता हो, लेकिन बेचने के लिए खरीदी है तो आप उपभोक्ता नहीं हो, फिर आप व्यापारी माने जाओगे। यदि वस्तु या सेवा निःशुल्क प्राप्त की गई है तो उपभोक्ता श्रेणी में नहीं आएगा। जैसा आपको किसी ने गिफ्ट दिया तो आप उपभोक्ता नहीं है। संक्षेप में कहा जाएगा कि उपभोक्ता उसे कहेंगे जो मूल्य के बदले किसी वस्तु या सेवा के उपयोग हेतु क्रय करता है। पैसे देके कोई सामान या कोई सेवा प्राप्त करे तो आप उपभोक्ता हो, है ना। अब आगे लिखा है, उपभोक्ता को निम्न में से निम्नलिखित उपभोक्ता के में निम्न को सम्मिलित नहीं किया जाता। मतलब उपभोक्ता में क्या क्या नहीं आता वो देखिए आप। ऐसा व्यक्ति जो किसी वाणिज्यिक उद्देश्य से माल खरीदता है, मतलब जो व्यापार के उद्देश्य से माल खरीदता है वो उपभोक्ता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसने माल क्रय नहीं किया, जिसने माल खरीदा ही नहीं है, वो उपभोक्ता नहीं है। ठीक है, फिर इस प्रकार एक व्यक्ति तब शिकायत प्रस्तुत नहीं कर सकता जब तक उसने वास्तव में माल क्रय नहीं किया हो या सेवा का उपयोग नहीं किया। सीधी भाषा में आप लोग तो समझ गए होंगे, जो व्यक्ति माल खरीदे और उसका उपयोग करे वो उपभोक्ता है। बेचने के उद्देश्य से माल खरीदा या फ्री में वस्तु मिली तो वो उपभोक्ता नहीं है। ठीक है, अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को 3 रूपों में पूछा जा सकता है। जब हम ऑब्जेक्टिव फेस करेंगे तब आपके दिमाग में आ जाएगा।
उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरण एजेंसियाँ, मतलब उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्त करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, लेकिन उसके रूप कितने हैं, मतलब उसको कितने जोन में बांटा गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों का हनन होने पर उन्हें न्याय प्रदान करना है। इस पूरे चैप्टर्स में हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि उपभोक्ताओं को हितों की रक्षा करने के लिए, उपभोक्ताओं के शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। यदि कोई उपभोक्ता माल या सेवा क्रय करता है और खरीदे गई वस्तु दोषपूर्ण है तो विक्रेता द्वारा अधिक मूल्य वसूला जाता है, तो वह माल बदलने या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए सामान्य न्यायालय की शरण में जाने की बजाय उपभोक्ता न्यायालय में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। मतलब वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को अपने ऊपर हुए अन्याय से बचने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उसके लिए बना हुआ है उपभोक्ता न्यायालय, ठीक है, जिसे उपभोक्ता फोरम या उपभोक्ता मंच के नाम से जाना जाता है। मतलब अरे भाई, किसी का खून हो गया, चोरी हो गई, लूटपाट हो गई, डकैती हो गई, मारपीट हो गई, उसके लिए कोर्ट बने हुए हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के विरुद्ध आप उस कोर्ट में ना जाकर उपभोक्ता मंच में जाओगे, जिस जिला फोरम भी कहा जाता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 में उपभोक्ताओं के विवाद या शिकायतों के निवारण के लिए इस प्रकार त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय: जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये देखिए, जो जिला मंच होता है 20 लाख रुपए तक की शिकायत का निपटारा करता है। राज्य आयोग जो है 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक की शिकायतों का निपटारण करता है, और राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ से अधिक शिकायत का निपटारण करता है। अगर आपकी शिकायत 20 लाख रुपए तक की, आप जिला मंच पे जाओगे, 20 लाख से 1 करोड़ तक के बीच की तो आप राज्य आयोग जाओगे, और 1 करोड़ से ऊपर है तो राष्ट्रीय आयोग। तो आने वाले 10 या 15 मिनट में हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं जिला मंच, जिसे उपभोक्ता फोरम भी कहते हैं, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक उपभोक्ता निवारण मंच की स्थापना की जाती है। प्रत्येक जिले में की जाती है, ठीक है, प्रत्येक जिले में, इसका ध्यान रखें, प्रत्येक जिले में की जाती है। इसे जिला मंच कहते हैं। जिला मंच में 20 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति के मामले प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी अगर आप लोगों की शिकायत 20 लाख रुपए तक की है तो यहाँ प्रस्तुत की जाएगी। कोई भी वाद उस जिला फोरम में सक्षम प्रस्तुत किया जाएगा जिसकी स्थानीय सीमा में प्रतिपक्ष रहता हो या अपना कारोबार करता हो और लाभ हेतु व्यक्तिगत रूप से काम लेता हो। मतलब आप 20 लाख तक के दावे यहाँ प्रस्तुत कर सकते हो, इसका ध्यान रखना। अब इसका गठन कैसे होता है? तो जो जिला मंच होता है ना, का गठन इस प्रकार होता है। इस मंच का एक अध्यक्ष होता है जो जिला न्यायाधीश रहा हो, मतलब आपके जिले का जो न्यायाधीश रहा हो, न्यायाधीश मीन्स जज, वो इसका अध्यक्ष होगा और जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। या तो वो जिले का जज हो या उस जज बनने की योग्यता रखता हो, वही इसका अध्यक्ष हो सकता है। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा 2 सदस्य और होते हैं जो योग्य हो, ईमानदार हो और ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, और इन दोनों में से एक महिला का होना आवश्यक है। मतलब जिला मंच में एक अध्यक्ष होता है जो जिले का न्यायाधीश रह चुका हो या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, और इसके अलावा वहाँ 2 सदस्य और रहते हैं जो योग्य भी हो, ईमानदार भी हो और ख्याति प्राप्त हो, और इन दोनों सदस्यों में एक महिला का होना आवश्यक है। जिला मंच में प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है। यदि किसी सदस्य की आयु 65 वर्ष हो गई हो और 5 साल पूरे न होने पर भी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। मतलब ये है कि जैसे एक व्यक्ति है, उसकी आयु 60 साल है तो वो अपना कार्यकाल 5 साल पूरा कर सकता है, क्योंकि उसकी आयु 65 साल हो जाएगी तो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और एक व्यक्ति चुना गया जब उसकी उम्र 63 साल थी, अब उसे तो 5 साल कार्यकाल करना है, लेकिन 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर उसका कार्यकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा, भले ही वो अपना कार्यकाल 3 साल कर चुका हो। मतलब यहाँ न्यूनतम आयु 65 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 65 साल, न्यूनतम 65 साल के अंतर्गत आयु होनी चाहिए, ठीक है। और अगर
कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए। कार्यकाल पूरा करते समय अगर 65 साल की आयु पूरी हो जाए तो कार्यकाल भले ही पूरा ना हो, उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जिला मंच के सदस्य को देय वेतन और भत्ते सेवा राज्य सरकार निर्धारित करेंगी, मतलब उस राज्य की सरकार उसको वेतन और भत्ते निर्धारित करती है। अब जिला फोरम की विशेषताएं देखिए। इसमें अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं। मैंने बताया ना आपको, एक अध्यक्ष होता है जो न्यायाधीश हो सकता है या न्यायाधीश के योग्य हो सकता है, और 2 सदस्य होते हैं। ईमानदार, ख्याति प्राप्त, एक महिला का होना जरूरी है। इनमें से एक महिला सरपंच का होना अनिवार्य है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। जिला फोरम में 20 लाख रुपए तक के विवादों से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया, शिकायत उपभोक्ता या उपभोक्ता संघ द्वारा की जाती है। या तो ये शिकायत कोई व्यक्ति भी कर सकता है जो उपभोक्ता हो, या उपभोक्ताओं का कोई संगठन भी कर सकता है। शिकायत दर्ज होने पर सूचना संबंधित पक्षकार को भेज दी जाती है। जिसके विरुद्ध आप लोगों ने शिकायत की उसको सूचना दी जाती है। परीक्षण के पश्चात यदि सेवा हो या माल दोषपूर्ण है तो विरोधी पक्षकार को जिला फोरम वस्तु के दोषों को दूर करने, नई वस्तु और मूल्य लौटाने और क्षतिपूर्ति हर्जाने के लिए आदेश दे सकती है। अगर वाकई में गलती पकड़ा जाती है, शिकायत दर्ज हो जाती है और शिकायत सही पाई जाती है, तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई है तो उस व्यक्ति को माल लौटाने का, वस्तु की किस्म को सुधारने का या हर्जाना भरने का आदेश दे दिया जाता है। दोनों में से यदि कोई पक्षकार संतुष्ट नहीं है तो राज्य आयोग को अपील कर सकता है। यदि यहाँ पर भी सुनवाई ठीक से नहीं हो पाई, दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं है या कोई एक पक्ष संतुष्ट नहीं है, तो इसके ऊपर के आयोग को यानी राज्य आयोग को ये केस भेज दिया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऊपर के आयोग पर, मतलब राज्य आयोग पर। प्रत्येक राज्य सरकार अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना जारी करके अपने राज्य में राज्य आयोग की स्थापना करती है। राज्य आयोग की स्थापना राज्य में होती है और जिला आयोग की, जिला मंच की स्थापना जिले में होती है। हम राज्य आयोग पे आ गए। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना जारी करके अपने राज्य में राज्य आयोग की स्थापना की जाती है। इस आयोग में निर्धारित योग्यता वाला एक सभापति और 2 अन्य सदस्य होते हैं। मतलब यहाँ भी 3 सदस्य होते हैं। एक सभापति होता है जिसकी योग्यता होती है कुछ खास विशिष्ट, और 2 सदस्य होते हैं। इसमें से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। प्रत्येक सदस्य अपने पद पर 5 साल रहता है और 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक रहता है। जो पहले हो वो बना रह सकता है। मतलब सेम कंडीशन है, कार्यकाल 5 साल का होगा और आयु 65 वर्ष होगी। और अगर 65 वर्ष की आयु 5 साल के अंदर खत्म हो जाए तो कार्यकाल 5 साल के पहले समाप्त हो सकता है। ठीक है, राज्य आयोग उन शिकायतों को ले सकता है जहां माल या सेवा का मूल्य हर्जाना 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो। यानी 20 लाख से अधिक की शिकायत है और 1 करोड़ से कम की शिकायत है तो राज्य आयोग में आप शिकायत कर सकते हो। यह आयोग राज्य के भीतर किसी भी जिला फोरम के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। ये आयोग राज्य के भीतर काम करता है। ठीक है, और जिला फोरम से आए हुए विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। राज्य आयोग के निर्णय उसी राज्य के जिला फोरम पर बंधनकारक होते हैं। मतलब राज्य आयोग जो होता है राज्य में अपनी व्यवस्था पर सुचारू रूप से संचालित करता है। अब इसके निपटारे की कार्यविधि क्या होती है, मतलब ये अपना निपटारा कैसे करते हैं देखिए। राज्य आयोग द्वारा विवाद के निपटारे के लिए निम्न कार्रवाई अपनाई जाती है। प्रतिपक्ष को शिकायत की एक प्रतिलिपि भेजी जाती है। मतलब जिसके विरुद्ध शिकायत की जाती है उसके शिकायत की एक कॉपी भेजी जाती है। विक्रेता को लिखित में 30 दिन के अंदर अपना उत्तर प्रस्तुत करना है। मतलब उस व्यक्ति को 30 दिन के अंदर अपना उत्तर प्रस्तुत करना है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। यदि माल के दोषपूर्ण या न होने के निर्णय में प्रयोगशाला में परीक्षण करवाना आवश्यक हो तो ऐसा किया जाएगा। माल को चेक करने के लिए लेबोरेटरी का सहारा भी लिया जा सकता है। वाकई में माल में क्या शिकायत की गई है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पहले उस माल को प्रयोगशाला में चेक किया जाएगा। यदि विक्रेता शिकायत को अस्वीकार करता है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसे भी एक बार सुनवाई का अवसर दिया जाता है। ठीक है, और यदि आयोग द्वारा इस बात से संतुष्ट है कि माल या सेवा में दोषपूर्ण पाया गया है तो विक्रेता को माल को दोष को दूर करने या माल बदलने या कीमत लौटाने या क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दे सकता है। इतना सब होने के बाद भी यदि माल वाकई में दोषपूर्ण पाया गया तो जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है उस विक्रेता को माल लौटाने का या माल का दोष को दूर करने का या माल का हर्जाना देने का अधिकार आदेश दे दिया जाता है। तीसरा होता है राष्ट्रीय आयोग। तीसरे लेवल पे राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केंद्र सरकार करती है। देखिए पिछले दोनों आयोग की स्थापना राज्य सरकार ने की थी, इसकी स्थापना केंद्र सरकार करेगी। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। केंद्रीय सरकार अपने राजपत्र में अधिघोषणा जारी करके राष्ट्रीय आयोग का गठन करती है। ठीक है,
राष्ट्रीय आयोग में एक सभापति और 4 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक महिला सदस्य होता है। यहाँ सभापति अलग होता है और सदस्य 4 होते हैं, जिसमें से एक महिला होती है, जो इस हेतु निर्धारित योग्यता रखते हैं। आयोग के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो होता है 5 साल है, 70 वर्ष की आयु जो पहले हो। नहीं, यहाँ भी कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन अधिकतम आयु 70 वर्ष होती है। 70 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद कार्यकाल अपने आप स्वयं समाप्त हो जाता है, भले ही 5 साल पूरे ना हुए हो। राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र में ऐसी शिकायत आती है जहां वस्तु का सेवा का मूल्य 1 करोड़ से अधिक हो। समझ गए आप लोग। इसके अतिरिक्त राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करती है, मतलब राज्य आयोग से आई हुई शिकायतों का ये निपटारा करती है। और राष्ट्रीय आयोग के निर्णय भारत में स्थित समस्त राज्य आयोग और जिला फोरम पर बंधनकारक होते हैं, मतलब इसके निर्णय जो भी होते हैं वो राज्य आयोग और जिला फोरम तक मान्य होते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय आयोग को प्राप्त शिकायत की अपील की सुनवाई की निर्णय वही है जो जिला फोरम और राज्य आयोग द्वारा अपनाई जाती है। मतलब अभी आप लोगों ने जो सुनवाई के तरीके पढ़े थे जिला फोरम और राज्य आयोग के, वही इसके भी तरीके, तो आप एज इट इज वही लिख सकते हो। ठीक है। और राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी यहाँ से भी अगर कोई संतुष्ट नहीं होता तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।